नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AW क्लासेस में। फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ विशेष प्रकार का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है क्या मृदा अपरदन और मृदा प्रदूषण। तो दो टॉपिक है फ्रेंड, शार्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा। इसके बाद आप ये समझ लीजिएगा कि आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ फ्रेंड, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए अपियर हो रहे हैं दिसंबर 2025 में तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला फ्रेंड। अब केवल मुझे 10 से 15 मिनट दे दीजिए, इसमें सारी चीजों को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, आप देखिएगा कि मैं आपको 20 स्पेशल क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है या आ सकता है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने आपको टॉपिक पे लेकर आया। ठीक है, चलिएगा यहां समझते हैं फ्रेंड। पहले तो मृदा प्रदूषण समझेंगे हम लोग। मृदा प्रदूषण क्या है फ्रेंड? मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण कैसे होता है, आप इसको समझ लीजिएगा। कह रहा मृदा प्रदूषण मिट्टी में हानिकारक रसायनों या कचरों के संचय से होता है। जब किसी मिट्टी में हानिकारक रसायन या कचरे मिल जाते हैं तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं। मान के चलिए अगर आपका खेत है उसमें बहुत सारे प्लास्टिक है या प्लास्टिक गिलास पॉलीथीन वगैरह डाल दिया जाए तो उसमें क्या उर्वरक क्षमता घट जाएगी और वो गलता नहीं कचरा लगभग 500 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वो सुरक्षित रहता है इसी मिट्टी में। सोच लिए कितना हानिकारक है प्लास्टिक। कह रहा है कि यह मुख्य रूप से कृषि रसायनों, औद्योगिक अपशिष्टों और प्लास्टिक कचरे के कारण बढ़ता है। बात वही फ्रेंड कि ये जो कृषि में प्रॉब्लम आती है, जो खेती में प्रॉब्लम आती है, कहते मेरी फसल बहुत अच्छा नहीं हुआ, उसका कारण क्या है कि जब मृदा में प्रदूषित मृदा हो जाएगी तो वहां ये कोई चांस नहीं बनेगा कि आपकी फसल बहुत अच्छी हो। तो एक अच्छी फसल के लिए आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, अपने खेत को बचाना चाहिए। ठीक है, कारण क्या कह रहे हैं फ्रेंड, कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। आप देखते होंगे कि आजकल किसान क्या कर रहे हैं कि खेतों में बहुत ज्यादा रसायन का यूज कर रहे हैं। रसायन का मतलब क्या होता है कि मान के चलिएगा जो उर्वरक बहुत ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, कोई कैल्शियम डाल रहा है, कोई फलाना ढमका, ऐसे सारे जिंक्स डाल रहे हैं। और ये स्पेशल प्रकार की प्रॉब्लम क्या है, नीम कोटेड जो यूरिया आ गई है, इसको मात्रा से 10 गुना अधिक डालते हैं किसान ताकि मेरे खेत की पैदावार बढ़ जाए। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी पैदावार बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। अच्छा जी, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ फ्रेंड। तो अत्यधिक उपयोग मिट्टी को जहरीला बना देता है। जब ज्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी जहरीली हो जाएगी। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और वनों की कटाई भी प्रमुख कारण है। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, यहां देखते हैं प्रभाव क्या है। प्रभाव तो आप भली भांति परिचित होंगे प्रभाव से फ्रेंड। या फसलों की पैदावार घटा देता है। मैंने पहले बताया कि अगर आपकी मिट्टी प्रभावित है या दूषित है तो आपके खेत में फसलों की पैदावार कम हो जाएगी और मानव स्वास्थ्य पर कैंसर जैसी बीमारियां लाता है। कि हाँ, अगर ज्यादा किसान ज्यादा रासायनिक का यूज कर रहे हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का यूज कर रहे हैं, तो उस समय होता क्या है फ्रेंड कि हमारी खेती में जो उगने वाला फसल है वो क्या होता है, तो मान के चलिए पहले ये हरी फसल है तो वो पशुओं के माध्यम से कहा मनुष्यों तक पहुंच जाएगा, खेत से पशुओं तक, पशुओं से मनुष्यों तक पहुंच जाएगा। अर्थात जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो भी खेत से आने के बाद हम तक पहुंचता है। तो हम क्या हो जाते हैं, उसी अनाज का यूज करते करते उसका आदी बन जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम कैंसर के शिकार बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होता है और वहां के लोग लगभग 3 में से तो मान के चलिए 100 में से 3 लोग एकदम कैंसर के पेशेंट हैं। ये दशा हो गई है पंजाब में फ्रेंड। हर 100 व्यक्तियों में 3 व्यक्तियों के पास कैंसर है, या कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं हर तीसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। तो कई कई रिकॉर्ड है इसके फ्रेंड। तो याद रखिएगा कि जिससे आप इतना भी इसका यूज मत करिए कि आपका फसल बर्बाद हो जाएगी, मानव जाति को नुकसान पहुंचे, है ना, मानव जीवन को नुकसान पहुंचे। तो इस सिस्टम से करना चाहिए हमें। उर्वरक नष्ट होने से जैव विविधता प्रभावित हो जाती है, सीधी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। आगे मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, यहां देखते हैं मृदा अपरदन आ गया। यहां मैंने कहा था मृदा अपरदन बताऊंगा, मैंने मृदा प्रदूषण बता दिया, मृदा अपरदन बता रहा हूं फ्रेंड। मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव होता है, एक गंभीर समस्या है जिसमें पानी, हवा या मानवीय गतिविधियों से मिट्टी की ऊपरी सतह जो परत है क्या बह जाती है, उड़ जाती है। जैसे मान के चलिएगा बहुत तेज बारिश हुई, अचानक से बारिश हुआ,
और मिट्टियों का कटाव शुरू हो गया। तो जो हमारे खेतों में उर्वरक मिट्टी है ना, जो पावरफुल मिट्टियां हैं, वो पानी के साथ बह जाती हैं। ठीक। और क्या होता है, तो जिससे हमारा उत्पादन घट जाता है, कृषि का उत्पादन घट जाता है, फसलों में अच्छी फसल नहीं हो पाती, बाढ़ और मरुस्थलीकरण बढ़ता है। है ना, ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगा और मिट्टी कट के चली जाएगी, अच्छी मिट्टी, तो मरुस्थलीकरण हो सकता है और जल प्रदूषण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे की कमी, वनों की कटाई और अजैविक खेती इसके मुख्य कारण है। अवैज्ञानिक खेती, सॉरी आप कह सकते अवैज्ञानिक खेती, है ना, इसके मुख्य कारण है। जबकि इसके समाधान के लिए वृक्षारोपण, फसल चक्रण और संरक्षण तकनीकें जरूरी है। कह रहा है कि अगर इसका समाधान आप चाहते हैं तो वृक्षारोपण का यूज करिए। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण क्या होता है, वृक्षों को लगाना, और फसल बार बार एक ही फसल खेतों में मत लगाइए। जैसे मान के चलिए आपने धान लगा दिया, फिर गेहूं लगा दिया, फिर धान लगा दिया, फिर गेहूं नहीं। अगर आपने धान लगाया है तो गेहूं लगाइए, फिर अगले फसल के लिए कुछ और ले लिए, जैसे मान के चलिएगा। ऐसे चीजों से बचने के लिए, ऐसे समस्याओं से बचने के लिए किसान को साल भर में एक बार सूरजमुखी की खेती जरूर करना चाहिए, जिसे बोलते हैं सनफ्लावर की खेती जरूर करना चाहिए, जिससे ये सारे प्रदूषण रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं जो प्रदूषण होती है। लेकिन यहाँ मृदा अपरदन के लिए मैं बता दूं आपको कि बहुत ज्यादा से ज्यादा वृक्षों का क्या रोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। चलते हैं आगे हम लोग, चलिएगा। हाँ, मैं यहां आपको बता रहा हूं क्या मृदा प्रदूषण के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। आपने अपरदन देख लिया, छोटी सी टॉपिक थी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कारण क्या है, वही बार बार कहेगा। कृषि रसायन, कीटनाशक, शाकनाशी और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग होता है, उपयोग होता है ना, कृषि रसायन का। अच्छा जी। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले विषैले रसायन और भारी धातुएं जैसे सीसा और कैडमियम, ये बहुत ही खतरनाक है फ्रेंड, जो कंपनियों से निकलते हैं। अपशिष्ट प्रबंध क्या है, अनुचित कचरा निपटान, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये कहाँ जा रहा है, हमारे खेतों में जा रहा है, हमारी मिट्टियां खराब हो रही हैं, है ना, प्रदूषित हो रही है, जिससे हमारे फसलों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। शहरीकरण क्या कह रहा है, शहरीकरण क्या होता है कि ना, बढ़ते शहरीकरण और खनन गतिविधियां, जब शहर बढ़ेंगी तो वहां क्या मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, ईंट की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरिये की जरूरत पड़ेगी, है ना, गिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो खनन विधियां हैं, जो खुदाई ज्यादा हो रही है, उससे भी हमारे खेतों की उर्वरकता कम हो रही है। अच्छा, परिवहन, एक हेडिंग परिवहन आ गया फ्रेंड। यहाँ देखिए, ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं, कार्बन लीड का मिट्टी में मिलना। जो परिवहन से, जो धुएं से कार्बन निकलता है ना, जिसे बोलते हैं कार्बन लीड, वो मिट्टी में मिल जाता है, वो ज्यादा नुकसान करता है। तो साथियों समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कह रहे हैं प्रभाव क्या है फ्रेंड, प्रभाव देखिएगा। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे, कह रहे हैं कि फसलों की पैदावार में कमी, गुणवत्ता में गिरावट और मिट्टी का बंजर होना। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी मिट्टी दूषित है, मृदा प्रदूषण हुआ है या हो रहा है ज्यादा मात्रा में, तो वहां आपकी गुणवत्ता में, आपके फसलों की गुणवत्ता में गिरावट आएगी और मिट्टी का बंजर जो होना तय है, ये मान के चलिए। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता फ्रेंड, कह रहा दूषित भोजन और पानी से त्वचा रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूजल का दूषित होना, जैव विविधता का नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन। जैसे आप देखते होंगे कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उसके बगल वाले जिले में आप जाएंगे तो वहां का पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप हैबिचुअल हो गए हो, या तो वहां की पानी दूषित हो गई। जैसे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अम्बेडकर नगर में कहीं का पानी आप पी सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जौनपुर के क्षेत्र में जाते हैं तो जौनपुर के क्षेत्र में कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे साहेबगंज वगैरह, तो वहां के पानी पीने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, पानी हल्की है और दूषित हो चुके हैं फ्रेंड। तो ऐसे स्थानों का पानी आप नहीं पी सकते हैं, मतलब अजीब टाइप का पानी लगता है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का असंतुलन होता है, किससे, मृदा प्रदूषण से। अच्छा जी, आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है, प्रदूषक पौधों से जानवरों और फिर मनुष्यों तक पहुंचते हैं, जो संचयन होता है। मैंने पहले बताया, जो पौधे प्रदूषित होते हैं, है ना, और फिर जानवरों के पास जाते हैं। हरा चारा है, प्रदूषित हो गया है, जानवर ने खा लिया है, फिर उस जानवर क्या दिया, मिल्क दिया, मिल्क का यूज हमने किया, दही
उससे बनाए, उससे हमने घी निकाला, या आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं जानवरों का, जो लोग जानवर पालते हैं या फिर उसका वध करके मान लीजिए काट के खाने वाला व्यवस्था जो होता है, उसके माध्यम से भी डायरेक्टली हमारे शरीर में आ जाती है। तो आशा करता हूँ समझ समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ क्या है, समाधान क्या बता रहे हैं, सॉल्यूशंस क्या बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जैविक खेती क्या होती है फ्रेंड, याद रखिएगा, जैविक खेती क्या होती है, जैविक खाद और प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड जैविक खेती, है ना। आप कह सकते हैं टिकाऊ पद्धतियां। क्या, मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी को ढकना, जो हमारी उर्वरक मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे ढक के रखना। और फसल चक्रण करना, मैंने बार बार बताया था कि हर किसान को फसल चक्रण करना चाहिए, बार बार एक ही फसल का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे देश में कुछ स्पेशल स्टेट है, जैसे मान लीजिए गुजरात, वहां क्या होता है कि वहां लगातार धान की ही खेती होती रहती है, इसके अलावा बहुत कम खेती की जाती है। हमारे यहाँ भी फसल का चक्रण होता है, लेकिन बहुत कम हो पाता है। सभी किसान केवल धान और गेहूं पर निर्भर हो जाते हैं, और सारी फसलें हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से वो सारी चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि इतने जानवर हो गए हैं, इतने नीलगाय हो गए हैं ना, वो नष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अरहर की खेती हम लोग नहीं कर सकते, मटर नहीं कर सकते, इस एरिया में इतने नीलगाय है, इतने जंगली जानवर है, बहुत नुकसान कर जाते हैं। अच्छा, मटर नहीं हो सकता है, अभी आप देखिए मक्का की खेती नहीं कर सकते आप, है ना। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान कर जाते हैं, तो हम जानवर को मार भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि पर्यावरण में असंतुलन आएगा। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा चक्रीय खेती नहीं कर पाते हैं, फसलों का इधर उधर नहीं कर पाते। ओके, आगे देखिएगा। हाँ, फाइटोरेमोडिएशन, फाइटोरेमेडिएशन, कुछ पौधे जैसे सूरजमुखी का प्रयोग करके प्रदूषकों को हटाना। हाँ, याद रखिएगा फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सूरजमुखी मीन्स क्या, सनफ्लावर एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी खेती है जिसका यूज करके आप ऐसे प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं बहुत कम ही समय में। क्योंकि जो आप कैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर सूरजमुखी, वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऐसे प्रदूषण को ऑब्जर्व करने में। ओके, जागरूकता और नियम, जागरूकता और नियम क्या कह रहा है फ्रेंड, याद रखिएगा, जन जागरूकता बढ़ाना और सख्त नियमों का पालन करना, कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसी चीजों को, ऐसे कचरे को खेतों में फेंकता है, तो उसे कुछ ईयर का जेल या सजा होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति इससे संबंधित जानकारी को अपने दिमाग में उसे रखना चाहिए, ताकि ऐसी चीजें ना हो। जैसे हम लोग कोई यूज करते हैं, कोई चीज, कुरकुरे खा लिए, कोई नमकीन खा लिए, या कोई और चीजें खा लिए प्लास्टिक में, और रोड पर ही फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, वो उड़कर आंधी तूफान में उड़कर खेतों में चला जाता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक है, घातक चीज है पॉलीथीन हमारे लिए। आज का विषय यही था फ्रेंड। हाँ, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। हाँ फ्रेंड, याद रखिएगा कि मैंने जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बताया, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मेन मेन चीज को देखना है, बहुत ज्यादा गहराई से यहाँ से नहीं पूछता है। मैं 20 क्वेश्चन आपको फटाफट करवा देता हूँ फ्रेंड, उसके बाद मैं भी चल रहा हूँ सोने, क्योंकि रात में 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से। ओके फ्रेंड, चलिएगा, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या कह रहा है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, आप बता सकते हैं। वेरी इजी, अत्यधिक वर्षा दिया है, वनीकरण दिया, रासायनिक और उर्वरक और कीटनाशक, है ना। कौन सा ही बताइए इसमें, इसमें मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण यही है फ्रेंड, ऑप्शन सी, सी फॉर चेन्नई, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड इसमें। टाइम ना लेते हुए, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग सबसे अच्छा है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है, दिए हैं, प्लास्टिक कचरा, रासायनिक है, जैविक खाद है, कंपोस्ट, कीटनाशक। तो जानते हैं फ्रेंड, आसानी से समझ में आने वाली छोटी छोटी क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर है, जैविक खाद एवं कंपोस्ट, आंसर सी सही हो जाएगा, ये आंसर सी सही है आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। कौन सा प्रदूषक मिट्टी में घुलने के बाद उसे बंजर बनाता है, कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो मिट्टी में घुल जाता है और मिट्टी बंजर हो जाती है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। नाइट्रोजन, आर्सेनिक और लीड जैसे भारी धातुएं, या ऑक्सीजन, पानी। तो आपके समझ में आ ही गया होगा मैंने क्या बताया, अभी पीछे बता के आ रहा हूं, क्योंकि आर्सेनिक और लीड जैसी भारी धातुएं ही होती हैं जो क्या करती हैं, बताओ, मिट्टी में घुलने के बाद मिट्टी को बंजर बना देती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, झूम खेती, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूम खेती से क्या होता है या क्या नुकसान होता है फ्रेंड, टाइम नहीं है, नहीं तो इसको मैं डिटेल से बताता कि झूम खेती है क्या।
कह रहे हैं मृदा संरक्षण होता है, ये गलत है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, ये गलत है। मृदा अपरदन होता है, ये सही है फ्रेंड, है ना। तो मैं बताऊंगा आपको, ये ऑप्शन सी सही है फ्रेंड, सी, 4 का सी सही है, 4C, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड, कि ऐसी चीजें जो झूम खेती होती है, इसमें मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा तो आपको बताऊंगा कि झूम खेती होती क्या है। चलिएगा, यहां देखिए फटाफट फ्रेंड, प्लास्टिक मिट्टी में कितने वर्षों तक बना रहता है? सब लोग जानते हैं, मैंने बताया 500 से 1000 वर्षों तक बना रह सकता है, या 100 से 1000 वर्षों तक बना रह सकता है। ठीक, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, सैकड़ों वर्ष। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा फ्रेंड, डी फॉर डेल्ही। ठीक है, डी फॉर डेल्ही, डी सही हो जाएगा, हजारों वर्षों तक खत्म नहीं होता। मैं पहले ही बता के आया हूं। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बताइए फ्रेंड, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बताइए। वनों की कटाई, नो। पशु चराई, नो। वृक्षारोपण, है ना, यस। खुदाई, नो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड, 6C, 6 का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड, क्या कह रहा है यहां, मिट्टी में अम्लता, एसिडिटी बढ़ने पर किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड। मैं ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन बन सकता है, मिट्टी में अगर अम्लता बढ़ गई है तो, ठीक है, तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बताइए मुझे, क्या है दिया है? नमक दिया है, चूना दिया है, यूरिया दिया है, गंधक दिया है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूना। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक, चूना, बी फॉर बॉम्बे। चलिएगा, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी के अलावा और क्या प्रदूषित होता है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि मैं ये चीजें पीछे बताकर आ चुका हूँ फ्रेंड। कह रहे क्या प्रदूषित? जल होता है, भूमि जल या भूजल कह सकते हैं, ध्वनि, सूर्य का प्रकाश, क्या प्रभावित होता है? बताइए। अगर ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग हुआ तो मिट्टी के नीचे जो है, जिसका यूज हम करते हैं, अर्थात भूजल, ग्राउंड वाटर, वो क्या होता है? प्रभावित हो जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। चलिएगा यहां देखते हैं फ्रेंड, हम लोग क्या कह रहे हैं, ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका सही है? जो सॉलिड वेस्ट है उसके प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका सही है? कह रहे हैं मिट्टी में दबाना, नदियों में बहाना, पुनर्चक्रण, सड़कों पर फेंकना, क्या सही है? बताइए भैया। अगर ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसके प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए? पुनर्चक्रण करना चाहिए। पुनर्चक्रण में क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यही तो होगा आपका। चलिएगा, लवणीय मिट्टी, सैलाइन सॉइल के उपचार के लिए प्रयोग, है ना, किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? बताइए, बताइएगा मुझे, किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चूना, जिप्सम, पोटेशियम, फास्फोरस, जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड, किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिएगा, हाँ, औद्योगिक अपशिष्ट में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? औद्योगिक अपशिष्ट में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड। विटामिन पाया जाता है? नो। पारा, मर्क्यूरी एंड कैडमियम, ये सही है फ्रेंड। ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज नहीं, कैल्शियम नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। आगे देखिएगा, पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। वे महंगी है, वे गैर बायोडिग्रेडेबल है, रंगहीन होती हैं, बहुत हल्की हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है फ्रेंड। याद है, फिर से बताऊं, ऑप्शन बी सही है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिएगा,
मिट्टी के कटाव का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है? आप समझ सकते हैं। तेज हवा और बहता पानी, भूकंप, ज्वालामुखी, सूर्य की गर्मी। क्या है? तेज हवा और बहता पानी। ऑप्शन ए सही है फ्रेंड। ए फॉर अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। चलिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। मृदा प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तुरंत बताइए फ्रेंड। अभी बता के आया हूं, पीछे बता कर आया हूं कि मृदा प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंखों की रोशनी बढ़ता है? नहीं। कैंसर और त्वचा रोग, ये सही है। याददाश्त तेज होना, गलत है। इसमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो क्या होता है? मृदा अपरदन से कैंसर और त्वचा रोग हो सकता है या बढ़ता है। चलिएगा फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन सा है? बताइए, तुरंत बताइए। कांच, प्लास्टिक, फलों और सब्जियों के छिलके, लोहे के टुकड़े। तो ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं टाइम? क्योंकि मुझे पता है आपने पढ़ा है, केवल मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूं। आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मुझे ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो फलों की सब्जियां और छिलके हैं, वो जल्दी से कम ही समय में क्या सड़कर मिट्टी में खाद के रूप ले लेती है। अच्छा जी, अगला देखिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत में कब शुरू हुई? बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में कब शुरू हुई? कोई बताएगा? नहीं बता पा रहे, मैं बता दे रहा हूं। 2010, 15, 2020, 12। बताइएगा। 2015। 2015 में मोदी सरकार ने शुरू किया था, इसलिए बी फॉर बॉम्बे। ऑप्शन बी सही है फ्रेंड। चलिएगा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। हाँ, यहां क्या हुआ? अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्यादा खेत की सिंचाई करेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी में लवणीयता, सैलिनिटी सैलिनिटी बढ़ जाती है। मिट्टी सूख जाती है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बताइए मुझे, क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ होती है? नहीं। ऑप्शन बी, मिट्टी में लवणीयता, सैलिनिटी बढ़ जाती है। फ्रेंड याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी सूख जाती है, ये गलत है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए 3R का क्या अर्थ है? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, याद रखिएगा। 3R का मतलब 3R है ना, 3R। चलिए बताता हूं। रीड, राइट, रिपीट, नो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सही। अभी पीछे बताया था मैं क्या? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वो सही। ऑप्शन बी सही है फ्रेंड। रन, रेस्ट, राइस, नो, नॉन ऑफ दिस, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन बी सही है फ्रेंड, बिफोर बॉम्बे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन के पेज पे फ्रेंड। फ्लोराइड युक्त पानी से मिट्टी में क्या बढ़ जाता है? अगर फ्लोराइड युक्त पानी है वो मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में क्या बढ़ जाता है? बताइए, कुछ बताइए। पोषक तत्व, विषाक्तता, नमी, ह्यूमस, नो। तो आंसर हो जाएगा बी सही है फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोराइड युक्त पानी से मिट्टी में जो चीज बढ़ाने का काम करता है वो विषाक्तता, ये मिल जाए मिट्टी में तो क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉलिड डे, कब मनाया जाता है? ये 100% गारंटी कह सकता हूं, ये क्वेश्चन कहीं ना कभी पूछा जाएगा। इस बार दिसंबर वाले एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल इरेजन कब मनाया जाता है फ्रेंड? बताइए मुझे। 5 जून, 22 अप्रैल, 5 दिसंबर, 16 दिसंबर, सितंबर सॉरी, बताइएगा कब मनाया जाता है? ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है, ये गलत है। आंसर सी सही है, 5 दिसंबर। ठीक, सी फॉर चेन्नई।
तो आशा करता हूं फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपके। ये हाँ, ये खत्म हो गया फ्रेंड। चलिएगा। सॉरी। तो फ्रेंड मैंने जल्दी जल्दी आपका रिवाइज करवा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक फंसता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी कुछ हो सके यार फ्यूचर में। मैं भी काफी मेहनत कर रहा हूँ, रात में 2-2 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका भी कुछ हो सके, मेरा भी कुछ हो सके इस दुनिया में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।